द्वारा बनाए गए इस चुनाव के दृष्टिकोण से इस मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और मंत्री पद का दर्जा प्राप्त, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त श्रद्धेय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, विधायक सूरसागर आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, विधायक जोधपुर शहर आदरणीय अतुल भंसाली जी, हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर महेंद्र कुमावत जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के संयोजन के लिए जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है आदरणीय राजेंद्र कुमार गहलोत जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष जगत नारायण जी, आदरणीय श्याम जी, आदरणीय अजय त्रिवेदी जी, महेंद्र मेघवाल जी, इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, हम सब की तरफ से और मोदी जी के परिवार की तरफ से मैं आप सब पत्रकार साथियों का इस मीडिया सेंटर के शुभारंभ पर आप सबका हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आगामी 10-12 दिन में चुनाव के सिलसिले में हम सब लोगों को अनेक बार बातचीत करनी होगी, इसलिए ये एक ही जगह से हम आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकें, हमारी बात लोगों तक पहुंचा सकें, इस दृष्टिकोण से आज इस मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है। आप सभी आए, मैं हृदय पूर्वक आपका स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, देश पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए एक बदलाव के रास्ते पर चला है। जो न्यूनताएं पिछले 67 साल में इन सरकारों की उदासीनता के चलते हुए, संसाधनों के कमी के चलते हुए, अभाव में काम करने की सोच के चलते हुए या मिलीजुली सरकारें होने के कारण दबाव के चलते हुए जो न्यूनताएं रह गई थी, उन न्यूनताओं को पूरा करते हुए उस खाई को पाट करके पिछले 10 साल में एक तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सामान्य मानवी के जीवन में बेहतरी लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग लाने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर सफलता के साथ में 100% सैचुरेशन के फार्मूले के साथ में पूरा किया गया, लागू किया गया, जिससे गरीब के जीवन में परिवर्तन आया और 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। दूसरी तरफ राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित कर, राष्ट्र के सामर्थ्य को बढ़ा करके आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, इन दोनों के साथ काम करते हुए देश को परिवर्तित करने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें कामयाबी मिली है। अब जब हम देश को बदलने के इस संकल्प के बाद में जब हम तीसरे पायदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के इस कालखंड के बाद आज इतना मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जो देश संशय के बादलों से गिरा था, जो देश उहापोह में था, जो देश हर मोर्चे पर विफल हो रहा था, आज धरती से लेकर के चांद तक भारत की धमक सब जगह दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। और भारत 140 करोड़ लोगों का भारत उत्साह से लबरेज होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत का सम्मान करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज का दिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी 5 वर्षों का रोड मैप, एक संकल्प पत्र प्रस्तुत कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उस संकल्प पत्र को प्रस्तुत अभी कर रहे हैं। निश्चित ही संकल्प पत्र को हम अपने लिए एक गीता के समान पवित्र ग्रंथ मानते हुए, हम सब लोग उसे बाइबल के समान, कुरान के समान पवित्र ग्रंथ मानते हुए, हम उसकी भावनाओं का आदर करते हुए उस नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाए हुए उस विजन डॉक्यूमेंट पर आगे काम करेंगे। ये तय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये जो अलायंस बना था, बिखरा था, फिर जुटने की कोशिश करके फिर बिखरता जा रहा है, उस अलायंस पर लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले उन सबको आजमा करके देश और प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए मैं भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि जहां 2014 में हम 272 पार का नारा लेकर के आए थे, देश ने माननीय मोदी जी को एक उजाले की किरण के रूप में देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते हुए देश ने 282 सीटों का आशीर्वाद दिया था। 5 साल के कालखंड में जिस तरह से सरकार ने काम किया और उसके कारण जो विश्वास अर्जित किया और लोगों के मन में जो स्थान सृजित किया, उसके चलते हुए विश्वास का मत देश की जनता ने दिया
और 300 पार के आह्वान पर 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें और एनडीए को 330 सीटें देने का आशीर्वाद दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार के नारे के साथ में देश में चुनाव के मैदान में। और क्योंकि पूरा देश अब नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास भी करता है और साथ में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित हो सकता है, इस विकसित भारत की आधारशिला रखने के देश एक बार फिर जितना हमने अपेक्षा की उससे ज्यादा सीटें देंगे। देशवासी, देश के मतदाता उससे बड़ा आशीर्वाद देंगे। इस विश्वास के साथ में हम चुनाव के मैदान में हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से बात करूं तो हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले दोनों चुनाव में हमने बढ़त बनाई थी और बड़े अंतर के साथ में विजय जोधपुर के मतदाताओं ने दिलाई थी। इस बार भी टीम भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा और विश्वास है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जो कुछ हमने पिछले 10 साल में जोधपुर के लोगों का विश्वास अर्जित किया है उसके आधार पर एक बड़े अंतर के साथ में विजय जोधपुर में भी होगी। आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज राष्ट्र के संविधान के निर्माता, देश में करोड़ों लोगों के जीवन का परिवर्तन लाने वाले, करोड़ों लोगों के लिए जीवन पर्यंत मार्गदर्शक के रूप में रहने वाले, शिक्षा की शक्ति से देश के गरीब का जीवन बदला जा सकता है, इस शंखनाद के साथ में देश के गरीबों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महामना भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है। मैं हृदय पूर्वक बाबा साहब को नमन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का जो देश के प्रति कमिटमेंट था वो कमिटमेंट हम सब के जीवन में उतरे और हम देश के ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन सकें। इन शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? काफी दिन हो चुके हैं, किन मुद्दों को जनता पसंद कर रही है आप जोड़कर? देखिए, कैसा चल रहा है इस पर टिप्पणी मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए क्योंकि आप लोग ज्यादा गंभीरता से देखते हो। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि 2-3 विषय, एक गरीब के कल्याण के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, शहर गांव देहात सब जगह पर उसको चर्चा करते ही जनता की आंखों में एक चमक दिखाई देती, एक मुस्कुराहट दिखाई देती। हमारे बॉर्डर सिक्योर हुए, सीमाएं सुरक्षित होने के बाद में देश में अमन शांति और चैन का माहौल बना है। इसको लेकर के निश्चित रूप से लोगों के मन में मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा का भाव बनता है। बड़े फैसले और कड़े फैसले जिस तरह से लिए गए, चाहे 370 हटाने का हो या राम मंदिर बनाने का हो, या ये श्रृंखला बहुत लंबी है, मैं लंबा नहीं करना चाहता, इसको लेकर के भी लोगों के मन में एक जबरदस्त उत्साह की प्रतिक्रिया सभी जगह, सर्वदूर गांव देहात सब जगह दिखाई देती है। और इन सब के अतिरिक्त सामान्यतः हम नहीं सोचते हैं कि आर्थिक विषय जो है वो देश के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले या जोधपुर के मारवाड़ के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को मन को कहीं छूता होगा। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जहां कहीं भी सुदूर देहात में पेड़ के नीचे बैठे करके भी लोगों से जब ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के 10 साल के कालखंड में भारत, इंग्लैंड जिसने हमको 200 साल गुलाम बना के रखा, उसको पीछे छोड़ करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो तपाक से सामने से जवाब आता है कि अब तीसरी बड़ी बनने वाले। आज ये जो विश्वास लोगों का सजित हुआ है, विश्वास जो अर्जित करने में हमको कामयाबी मिली है, ये निश्चित रूप से इस चुनाव के लिए बड़ा विषय है। सर, पानी एक बड़ा मुद्दा जो है बनाया जा रहा है, क्या ईआरसीपी की तरह वेस्टर्न राजस्थान के लिए कोई आपके पास रूल्स है? देखिए, वेस्टर्न राजस्थान में पानी लाने के लिए हमें यमुना से जो पानी मिलना है और शारदा नदी जो नेपाल से बह करके आती है, महाकाली जिसका नाम नेपाल में होता है, भारत में शारदा है, उसका पानी, सरप्लस पानी यमुना में लाना और यमुना का पानी फिर डूनी में ट्रांसफर करना, ये एक लिंक आइडेंटिफाइड है। नेपाल के साथ में अभी इस विषय को लेकर के समझौते के प्रयास चल रहे हैं। समझौते के प्रयास लगभग पूर्णता के कगार पर खड़े हैं, लेकिन बीच में नेपाल में चुनाव आने के कारण से रुकावट आई और अब भारत में चुनाव होने के कारण से एक बार वो विषय कुछ दिन के लिए स्थगित हुआ है। जैसे ही उस पर भारत नेपाल के बीच में समझौता होगा, पंचेश्वर में बांध बनने के बाद में उस पानी को डाइवर्ट करके हमारे यहाँ लाया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम बरसात के एक एक बूंद को, पानी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप सहेजें, सहेजे हुए पानी को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें और उपयोग किए हुए पानी का पुनर्चक्रीकरण करके, रिसाइकल करके फिर उपयोग करें।
तो हमारी ये जो बाहर से पानी लाने पर निर्भरता है इसको कुछ हद तक, काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है और हम इस दिशा में प्राथमिकता के साथ में प्रदेश और देश की सरकार मिलकर के काम करें। सर, दो चुनाव प्रचार के दौरान दो बड़े मुद्दे कई बार जनता के बीच आते, जैसे विष्णु समाज आरक्षण को लेकर के बार लगातार, दूसरा पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर के। देखिए, माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी ने बयान क्या दिया है मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा ही राष्ट्रवादी सोच वाले लोगों का सम्मान किया। माननीय मोदी जी ने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ में उन्होंने जिन 500 से ज़्यादा देशी रियासतों ने अपने आप को विलीन करके भारत का निर्माण किया, उन सभी विरासतों को, उन सभी रियासतों को सम्मान देने के क्रम में उन सब रियासतों के प्रतीक वहाँ पर जो है बना करके उस कोवेंट जो साइन किया था, उन सब रियासतों का सम्मान दिया। निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज की इस देश के इतिहास के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है और हम सब लोग गर्व के साथ में ऐसे इतिहास के निर्माण करने वालों को सम्मान भी करते हैं, श्रद्धापूर्वक याद भी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही कुनबा या विचार परिवार का कुनबा है। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम जय शिवा सरदार की और जय राणा प्रताप की भी बोलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में राष्ट्रवादी ताकतों का सम्मान है, राष्ट्रवादी सोच के लोगों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया ऐसी सोच वाले लोगों के साथ खड़ी है। अगर किसी के दिल को कहीं भी कोई किसी बयान से, जो शायद किस उद्देश्य से दिया गया था, किस जगह पे दिया गया था, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किसी को भी यदि ठेस पहुंची है तो मुझे लगता है कि बोलने वाला व्यक्ति यदि उसका स्पष्टीकरण कर दे, और स्पष्टीकरण किया जा चुका है, और वो उसके लिए जाने अनजाने में भी किसी को ठेस पहुंची है, किसी के मन को चोट पहुंची है, उसके लिए वो क्षमा प्रार्थना कर दे। जामनगर के महाराजा साहब ने कल एक स्टेटमेंट किया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, और जो है क्षमा जो है वो जो समर्थ है उसको क्षमा करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अब ये विषय लगभग समाप्त हो चुका है। विश्नोई आरक्षण के विषय में माननीय जसवंत सिंह जी, क्योंकि विश्नोई आरक्षण के विषय से प्रारंभ से जुटे थे, इसलिए उसके बारे में टिप्पणी माननीय जसवंत सिंह जी करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। अभी तक की चुनाव प्रचार की बात, एक मिनट पहले एक की बात तो जान देखिए, विष्णु आरक्षण का मैटर हमने 19 जनवरी 2021 को केंद्रीय पिछड़ा आयोग उसके सामने एप्लीकेशन दी थी, और उसके बाद में लगातार गजेंद्र सिंह जी उस मामले को सपोर्ट किया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जजमेंट होता है राम सिंह स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सारे डेटाबेस रिकमेंडेशन चाहिए, तो सारा डेटा कलेक्ट किया, फिर कोरोना काल को भी खाया हुआ, फिर रोहिणी आयोग रिपोर्ट की वेट किया। उसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में 7 मार्च 2024 को गजेंद्र सिंह साहब के प्रयास से राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन विष्णु जाति को ओबीसी में लेने चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन 2024 को कर दिए। लेकिन जो कांग्रेस लोग उठा रहे ना, उनसे तो मेरा प्रश्न ये है कि आपके राज में तो विष्णु जी 60% का था, और प्लस ये भी कहा कि विष्णु संप्रदाय जाति नहीं है। तो जब आपके समय तो रिजेक्ट भी हो गया, बट उसको रिजेक्ट को बहाल करके जब आपने रिकमेंड करा दिया, तो जो विषय उठा रहे हैं उनके पास कोई तार्किक जवाब नहीं है उनके पास। जिन लोगों ने विश्नोई को, जिनके शासन में विश्नोई जाति को, विश्नोई एक संप्रदाय है, वो जाति नहीं है, ऐसा करके हमेशा के लिए रास्ते बंद कर दिए थे, उन रास्तों को वापस खोल करके विश्नोई जाति को केंद्र के में भी आरक्षण मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए अंतिम प्रयास जो है, अंतिम स्तर तक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स ने किया है, विश्नोई समाज के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो नेता हैं उन सब ने किया है। और आज उसका ये परिणाम है कि हम जहां हमेशा के लिए रास्ते कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिए, तो उन रास्तों को वापस खोल करके विश्नोई आरक्षण को, विश्नोई समाज को, विश्नोई जाति को केंद्र की सेवाओं में आरक्षण मिले, इसके अंतिम पायदान तक अब हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, मान्यता प्रदान कर दी है। अब उसकी रिकमेंडेशन के बाद में महज औपचारिकताएं शेष है। ये खिसियाट जो जिन लोगों के दिमाग में है, वो लोग जो है इसको एक विषय बनाने की, आधारविहीन विषय बातें खड़ी करके एक विषय बनाने का प्रयास कर। अभी तक के चुनाव प्रचार की बात करें तो विपक्ष ने काफी आरोप लगाए यहाँ पर, मुख्य रूप से विकास के वादों को। चलिए, उनका आरोप लगाना उनका धर्म है।
क्योंकि जब कुछ लोगों के पास में कहने को कुछ नहीं रह जाता तब वो आंख मूंद करके आंख मूंद करके इस तरह के आधारहीन तथ्यहीन चीजें जो है उनको उछालने की कोशिश करते हैं। सभी लोग जो हैं जानते हैं कि जोधपुर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, देश के साथ में जोधपुर भी ट्रांसफॉर्म हुआ है। जोधपुर से को जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें, आप सब लोग पत्रकारिता के जगत में पिछले 10 साल में वो सारी सड़कें नेशनल हाईवेज नए बन गए, भारतमाला की सड़कें बनी, रेल का जो है जोधपुर से फुलेरा तक और जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन तक डबलिंग नहीं होने के कारण से, डबल लाइन नहीं होने के कारण से जो संकट था वो समाप्त हो गया है। स्टेशन का रीडेवलपमेंट आप सबके सामने है। रेलवे लाइंस का कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। भगत की कोठी में सेकंड एंट्री गेट जब मैं 2014 में सांसद बना था तब आदरणीय जसवंत सिंह जी ने मुझे कहा था कि ये बनने से शहर को बहुत लाभ होगा, वो बन गया है। स्टेशन भगत की कोठी का रीडेवलप हो गया है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पे 2 नए प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। जोधपुर में एम्स जो है वो देश के 22 एम्स में सबसे नए एम्स में टॉप नंबर 1 पर पहुंच गया है। जोधपुर में 450 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। जोधपुर का एयरपोर्ट जिसका विकास अशोक गहलोत साहब 3 बार केंद्र में मंत्री, 5 बार सांसद, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी नहीं कर पाए थे, वो जोधपुर का एयरपोर्ट का विकास जो है वो हम सब के सामने है। जहां पहले जोधपुर में 2 जहाज खड़े हो सकते थे, आज 12 खड़े हो सकते हैं। जोधपुर में ILS लगाए, कैटाई 3 सिस्टम लगने के बाद में जोधपुर में 24 घंटे एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतर सकता है। जोधपुर की रिंग रोड बनी है जो सरदार क्लब स्कीम से ऊंचाड़ा जाते हुए रास्ते में आती है। अब कुछ लोगों को नहीं दिखता और कुछ लोग जानबूझ करके नहीं देखना चाहते, उनको जोधपुर के लोग दिखाएंगे। और जोजरी नदी जहाँ खड़े होकर के एक वीडियो बनाना मैंने देखा था, उस जोजरी नदी पर प्रोजेक्ट 2020 में सैंक्शन हो गया था। उसकी DPR बना करके हमने 2020 में कलेक्टर जोधपुर को सबमिट कर दी थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार और सरकार के मुखिया के दबाव में जो फाइल 4 साल तक जोधपुर कलेक्टर का ऑफिस से जयपुर तक नहीं पहुंच पाई, उस फाइल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 60 दिन में जोधपुर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से प्रोजेक्ट सैंक्शन होके वापस जोधपुर, जयपुर, जयपुर से जोधपुर और जोधपुर में सालावास में शिलान्यास तक 60 दिन में पहुंचा है। जिन लोगों ने जोधपुर के विकास को रोकने का पाप किया, जिन लोगों ने जोधपुर के विकास में रोड़े अटकाए, वो लोग अब इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। मैं आप सबसे संरक्षण चाहता हूं कि इस विषय को जरूर लेकर जाना चाहिए। जल जीवन मिशन जो इस जोधपुर नहीं पूरे राजस्थान के लिए सबसे बड़ी चुनौती का समाधान था, पेयजल के संकट का। मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा संसाधन जो राजस्थान को देने के बावजूद भी, 27,000 करोड़ देने के बावजूद भी, जिस कांग्रेस सरकार को उसे इंप्लीमेंट करना था वो केवल 6,000 करोड़ ही क्यों खर्च कर पाई। मैं आपसे चाहूंगा कि यदि आपको अवसर मिले तो आदरणीय कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछिएगा कि आपकी सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए थे, क्यों कर आपने पूरा पैसा खर्च करके जो है इन परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया। जिन परियोजनाओं को SLSCC में, स्टेट लेवल कमेटी में 2020 और 21 में जो है वो सैंक्शन कर दिया गया था, उनके टेंडर 23 और 24 में क्यों हुए? 2023 में उनके टेंडर हुए। जिस जोधपुर लिफ्ट कैनाल जिसके बारे में कांग्रेस ने 2018 के घोषणा पत्र में लिखा था हम बनाएंगे, 19 के बजट में हम बनाएंगे इसकी घोषणा की थी, उसका टेंडर 2023 में क्यों हुआ? 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 के जो है मध्यम भाग में जाकर के उसका टेंडर होकर के काम क्यों नहीं शुरू हुआ? ये सब प्रश्न है जो उनको पूछे जाने चाहिए। अब वो अपनी खिसियाट छुपाने के लिए पहले ही पानी, अपने मारवाड़ी में कहते हैं पानी के आगे पाड़ बांधने की कोशिश कर रहे हैं। देश की और प्रदेश की और जोधपुर की जनता सब जानती है और पहचानती है। सर, आपने पूछा था उनका ये कहना था कि 27,000 करोड़ की 6,000 करोड़, लेकिन उसमें राज्य सरकार का संस्था था वो बहुत ज्यादा था। यूपी में 90% केंद्र सरकार देती, यहाँ केवल 45। मुझे लगता है कि ये उनकी सोच की सीमितता है। उत्तर प्रदेश में भी 85% केंद्र देती है, देश के सभी प्रदेशों में 50% ही केंद्र देती है। 14वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी, जिसके चेयरमैन भी कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की सरकार के समय में यह अनुशंसा की थी कि राज्यों को ज्यादा फाइनेंशियल एंड लिबर्टी और डेवलपमेंट प्रियोरिटीज तय करने का जो मौका मिलना चाहिए, उसके हिसाब से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% किया गया था और स्टेट्स को
जो डिवोल्यूशन है भारत सरकार का, जो टैक्स कलेक्शन में से स्टेट को जो डायरेक्ट पैसा जाता है उसको 32% से 42% किया गया था। उस 10% एडिशनल पैसा इसलिए दिया गया था कि स्टेट्स अपनी प्रायोरिटीज तय करके और निवेश कर सकें। किसी राज्य की प्राथमिकता रोड बनाना हो सकती है, किसी की पानी पहुंचाना हो सकती है, और अब किसी राज्य ने पानी में अगर काम कर लिया है तो उसका खामियाजा उसको बजटीय संसाधनों में क्यों भुगतना पड़े, इसलिए माननीय मोदी जी ने उस अनुशंसा को स्वीकार किया था। खुद की अनुशंसा पर जो खुद को पैसा मिला उसको साइड में करके अब वो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पे छोड़ने का प्रयास। जब राजस्थान सरकार को 27,000 करोड़ रुपए मिले, आपकी प्राथमिकता अगर पीने का पानी था तो आपने संसाधनों को, राज्य शेयर को क्यों नहीं दिया? पिछले 1.5 साल से राजस्थान सरकार एक भी पैसा उस 27,000 करोड़ से विड्रॉ नहीं कर पाई, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो है पीने के पानी को प्राथमिकता न देते हुए वोटों के लालच में मोबाइल बांटने को प्राथमिकता दी। 6-8 हजार करोड़ मोबाइल बांटने पे खर्च किया जा सकता था। अगर 6-8 हजार करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में देते तो आज राजस्थान के कम से कम भी 50 लाख से ज्यादा परिवारों की महिलाओं के सर से मटके का बोझ उतर गया होता। उनके घर वालों को 1000 रुपए 1500 रुपए टैंकर के नहीं देने पड़ते होते। न तो वो मोबाइल मिला, न पीने का पानी पहुंचा। ये प्यासे कंठों पर राजनीति जिन्होंने की है, और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा, गहलोत सरकार के मन में ये भय था, मुख्यमंत्री जी के मन में ये भय था कि अगर पीने का पानी हर घर तक पहुंच गया तो कांग्रेस मुक्त राजस्थान जो है वो अगले 50 साल के लिए हो जाएगा। 50 साल तक कांग्रेस स्वप्न में भी वापस राजस्थान में सत्ता में नहीं आ सकेगी। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके आपके और मेरे सबके परिवारों को प्यासा रखने का पाप किया, जिसका खामियाजा और सजा निश्चित रूप में उनको भुगतना पड़ेगा। थैंक यू। जिलाधीश जी से निवेदन है अपनी बात। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है सर, एक वीडियो अभी वायरल हुआ महिला का कल, और एक जोधपुर में भी सर एफआईआर हुई 8 तारीख को। दोनों आरोपी अभी बाहर है, पकड़ने में इस बारे में जानकारी नहीं है। कोई भी अगर आरोपी होगा, किसी भी विषय का आरोपी होगा, किसी भी तरह का माफिया होगा, हमारी उसके प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। न भ्रष्टाचारी बचेंगे, न दुराचारी बचेंगे, और न माफिया का जो है कोई बचेगा। सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है और होगी। एलिवेटेड रोड को लेकर के जोधपुर की पब्लिक को क्या कहेंगे आप? देखिए,